सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तस बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। एंड इन्होंने अपने इस चैप्टर के माध्यम से, अपने इस राइटिंग के माध्यम से हमें बताया है कि जब वो एंटार्क्टिका गई थी तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस की थी, उनको वहां पर से क्या क्या सीखने को मिला था। तो चलिए अब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड हाँ, अगर आपको ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस चाहिए दूसरे चैप्टर्स की भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो नैरेटर एक हाई स्कूल स्टूडेंट के ग्रुप के साथ एंटार्क्टिका के लिए निकल पड़ती है। एंड वो लोग एक बड़े से शिप में जाते हैं जो कि एक रशियन का सोल्जर वेसल था एंड उसका नाम था एकेडमिक सोकास्की। वो हमें बताती है कि एंटार्क्टिका सबसे ड्राई, सबसे कोल्ड और सबसे विंडी कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो उनकी जर्नी स्टार्ट होती है मद्रास से एंड उनकी जर्नी में टोटल 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज जैसे कि अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, तो वैसे 3 वाटर बॉडीज, 9 टाइम जोन एंड काफी सारे इकोस्फीयर्स रास्ते में आती है। तो इन सबको पार करके एंड टोटल 100 घंटों का ट्रैवलिंग करके वो अपने डेस्टिनेशन एंटार्क्टिका तक पहुंच जाती है। वहां पहुंच के उनको बहुत रिलीफ मिलता है, उनको ये अच्छा लगता है कि हाँ फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई है। देन फिर वो उस कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका के आइसोलेशन के बारे में सोचती है कि वो कितना प्रोमिनेंट है। एंड इसके बाद वो हिस्टोरिक टाइम के बारे में भी सोचती है जब इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों सेम लैंडमास के पार्ट थे। एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ये सब एक लैंडमास के पार्ट थे। फिर ऑथर हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। वो हमें बताती है कि अप्रॉक्स 650 मिलियन ईयर्स पहले एक गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसमें आज के टाइम के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स आते थे जैसे कि अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया। एंड क्योंकि ये 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस तो थे नहीं और ना ही ह्यूमन सिविलाइजेशन था। एंड उस टाइम पे काफी सारे फ्लोराज एंड फौनास की वैरायटी हुआ करती थी, मतलब कि तरह तरह के पेड़, तरह तरह के जानवर जो आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स तक ये गोंडवाना लैंड ऐसे ही थ्राइव करते रहा, ऐसे ही ग्रो करते रहा। एंड उसके बाद जब डायनासोर्स पूरी तरीके से अर्थ से गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए एंड मैमल्स इवॉल्व करने लगे, तो उस टाइम पे गोंडवाना आइलैंड टूटा एंड फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बढ़ गया। वो एक दूसरे से सेपरेट होते गए, सेपरेट होने लगे एंड एक अलग ही शेप बना लिया जैसा कि अभी हम मॉडर्न वर्ल्ड में देख सकते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि एंटार्क्टिका विजिट करने से हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, क्योंकि एक टाइम पर ये सारे कॉन्टिनेंट्स सिर्फ एक ही लैंडमास के पार्ट हुआ करते थे। एंड इससे हमको ये भी समझ में आता है कि जो क्वाड्रिलियन फोल्ड्स थे एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि गोंडवाना लैंड से जब इंडिया अलग हुआ था एंड फिर कैसे एशिया में जाकर के इंडिया टकराया था, उससे मर्ज हुआ था, तो कैसे हिमालय फॉर्म हुए थे। एंड इससे हमें क्वाड्रिलियन फोल्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लाइक कि फॉर एग्जाम्पल कैसे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, कैसे प्लेटूज फॉर्म होते हैं। 500 मिलियन ईयर्स पहले ग्रेनाइट शीट, मतलब कि लैंड कैसा हुआ करता था, ओजोन का क्या इंपॉर्टेंस था, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन के बारे में भी ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है, कैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट होते गए एंड कैसे ह्यूमंस इवॉल्व करते गए। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें वहां पर जाकर के समझ में आता है। फिर ऑथर हमें ये भी बताती है कि पहले जैसे इंडिया गोंडवाना लैंड से डिटैच होकर के एशिया में अटैच हुआ था एंड फिर उसके कोलिजन से हिमालयस फॉर्म हुए थे, तो ठीक वैसे ही जब साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था तो ड्रेक पैसेज खुल गया था और उसके बाद कोल्ड सर्कमपोलर करेंट्स फ्लो होना स्टार्ट हो गई, जिसके कारण एंटार्क्टिका इतना ज़्यादा ठंड हो गया उन कोल्ड करेंट्स के कारण, उन ठंडी हवाओं के कारण, एंड इतना अलग हो गया हमारी वर्ल्ड से। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती थी जो कि यूजुअली बहुत ज़्यादा वार्म है। वो जहाँ रहती थी वो बहुत वार्म जगह था एंड जब वो वहाँ से एंटार्क्टिका जाती है जहाँ पर वर्ल्ड का 90% आइस है, तो वो उनके लिए एक बहुत ही चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, मतलब कि ये काफ़ी अलग, काफ़ी थ्रिलिंग एंड काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी बॉडी उस ठंड को एंड उस क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाती। साथ ही में ये जगह इतना अलग था कि उन्होंने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। एंड फिर वो हमें ये भी बताती है कि जब वहां पर वो वॉक करती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बड़े से व्हाइट कलर के पिंग पोंग बॉल में वॉक कर रही है, क्योंकि वो सिंपली एक बहुत बड़ा सा लैंडमास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइस है और कुछ भी नहीं। एंड साथ ही वहां पर कोई भी ह्यूमन मार्कर्स भी नहीं है, मतलब कि ह्यूमन की बनाई हुई चीज जैसे कि मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स, ह्यूमन के बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स एंड एटसेट्रा। एंड यहाँ पर आकर के हमें ऐसा लगता
लगता है कि हम अर्थ से बहुत अलग मीन्स जगह में आ गए, मतलब कि वहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग अर्थ में हैं। अर्थली सेंस वहाँ पर जाने के बाद खत्म हो जाता है। और तो और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक से लेकर के माइटी दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक बहुत छोटे बग से लेकर के एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल तक। यहाँ पर के बड़े बड़े आइसबर्ग्स उन कंट्री के इतने होते हैं। एंड यहाँ पर जो दिन होता है वो पूरा 24 आवर्स का होता है, मतलब कि समर के टाइम में यहाँ पर 24 आवर्स उजाला रहता है, रोशनी रहती है, नाइट नहीं होता है। एंड विंटर्स के टाइम में वहीं पर 24 आवर्स डार्कनेस ही रहती है। यहाँ पर हर टाइम एक ह्यूबिक्योटिक साइलेंस होता है, मतलब कि किसी भी तरह का यहाँ पर शोर शराबा नहीं है। बस कभी कभी जब एवलांचेस आ जाते हैं, मतलब कि जब स्नो स्लाइड करती है या फिर कभी कभी जब स्नो वहाँ पर टूटता है, तो बस सिर्फ उसी की आवाज आती है। एंड उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइलेंस ही होता है। एंड इसीलिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम अपने अर्थली सेंस को खो देते हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अर्थ में हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद हम अपने अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को और भी अच्छे तरीके से जानने लगते हैं एंड उसको समझने लगते हैं। एंड उस हिस्ट्री से, उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री से हम रिलेट कर पाते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें अर्थ के बारे में ऐसे कुछ भी फैक्ट्स पता चलते हैं जो हमें जानकर अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को अर्थ पर आए 12,000 साल भी नहीं हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारी अर्थ उतनी पुरानी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इतने छोटे से टाइम में कितना डिस्ट्रक्शन फैला दिया है। हमने नेचर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। हम लगातार डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे, फॉरेस्ट को हटा रहे, पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जा रही है। एंड हम लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को भी ख़त्म कर रहे हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन गया है, जिसके कारण हमारी अर्थ की टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रही है एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि अभी के टाइम पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। एंड साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि एंटार्क्टिका की वेस्ट साइड के जितने भी आइस है वो मेल्ट हो जाए इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिससे हमारे अर्थ का एंड भी हो सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो एंटार्क्टिका है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अब क्यों? क्योंकि वहां पर कभी भी कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं रहा है एंड वो एक प्योरेस्ट फॉर्म है अर्थ में। वो बहुत क्लीन है, प्योर है, जहां पर ह्यूमंस ने कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं फैलाया है। एंड क्योंकि पहले के टाइम में काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंडमास के पार्ट हुआ करती थी, तो एंटार्क्टिका भी उन्हीं में से एक कॉन्टिनेंट थी। एंड यहाँ पर 500 मिलियन ईयर्स पहले के कार्बन रिकॉर्ड्स अभी भी उन आइस के नीचे दबी हुई है। एंड क्योंकि ह्यूमंस ने यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन अपना नहीं फैलाया है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है नेचर से यहाँ पर, तो वो कार्बन रिकॉर्ड्स आज भी वहाँ पर मौजूद है एंड सेफ है। एंड अगर हमें स्टडी करना है हमारे अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, तो ये बेस्ट जगह होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आके हम अपने अर्थ के पास्ट के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, हमें बहुत डिटेल्स भी मिल सकता है उससे रिलेटेड। एंड हमें अपने प्रेजेंट के बारे में भी पता चलता है कि रियलिटी में अर्थ कैसा है विदाउट ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। एंड फिर एट लास्ट हम यहाँ से अपने फ्यूचर के एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर हमें उस प्रोग्राम के बारे में बताती है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू वो यहाँ तक आ पाई है। तो इस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। एंड वो जिस शिप में ट्रैवल किए थे, जिस शिप से आए थे एंड गए थे, उसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड ये प्रोग्राम पिछले 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 सालों से चलते आ रहा है। एंड इसको लीड कौन कर रहा है? तो इसको लीड कर रहे हैं मिस्टर जियोफ ग्रीन, जो कि पहले सेलिब्रिटीज एंड सिर्फ रिच लोगों को यहाँ तक लाते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल्स के स्टूडेंट एंड उसके टीचर्स को यहाँ पर लाना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका ये मानना था कि बूढ़े लोगों को वहाँ पर अगर वो लेके आए एंड सब चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किए, हर चीज़ को समझाया उनको, तो उससे उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको इस अर्थ को फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर अब वो उन हाई स्कूल के बच्चों को यहाँ तक लेके आएंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, उनके माइंड में एक नई अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, उनको अपने प्लानट के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, जिससे उनका जो प्लानट से रिलेशन है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। वो अपने प्लानट को, हमारे अर्थ को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। एंड आफ्टर ऑल यही स्टूडेंट्स वो लोग होंगे जो आगे करके पावर्स में आएंगे, मतलब कि यही स्टूडेंट्स आगे जाकर के पॉलिसी मेकर्स भी बनेंगे, मतलब कि वो इस संसार के फ्यूचर को शेप करेंगे। एंड इसीलिए उन्होंने प्रेफर किया हाई स्कूल के बच्चों को, रैदर देन कि रिच, ओल्ड एंड
जो भी सेलिब्रिटीज लोग होते हैं। इसके बाद ऑथर हमें ये भी बताती है कि ये जो प्रोग्राम है ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड ये सक्सेसफुल इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उन बच्चों को, उन लोगों को जो यहाँ पर विजिट करते हैं। क्योंकि ये बच्चे जब ये देखते हैं अपनी आंखों से कि ग्लेशियर कैसे मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर कैसे टूट रहा है, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं एंड वो ये भी डिसाइड करते हैं कि हाँ उसको बचाने की जरूरत है। अब साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा थ्रेट है। इसके बाद ऑथर हमें ये भी समझाती है कि एंटार्क्टिका का इकोसिस्टम काफी सिंपल है, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी उतना वास्ट नहीं है, एंड इसीलिए हम यहाँ पर चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आगे जाके बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल चेंजेस कर सकती है। फिर इसके बाद वो इसको सपोर्ट करने के लिए इसका एग्जाम्पल भी देती है एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स के हेल्प से। तो ये बेसिकली एक सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली ओशियन के सरफेस में फ्लोट करते रहते हैं। तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी को कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, एंड ऐसे ही करके वो पूरी साउदर्न ओशियन के फूड चेन को सपोर्ट करती है। एंड फिर साइंटिस्ट हमें ये भी वार्न करते हैं कि अगर ओजोन लेयर ऐसे ही डिप्लीट करता रहा, ऐसे ही कम होते रहा, तो इसका सीधा सीधा असर फाइटोप्लैंक्टन्स में पड़ेगा। एंड इसके बाद ऑथर हमसे एक और इंसिडेंट शेयर करती है। तो होता क्या है कि जब वो वापस जा रही होती है, जब वो आर्टिक सर्कल से क्रॉस कर रही होती है, तो होता क्या है कि वहां पर जो उनका शिप था सोकाल्स्की, तो वो एक आइस के बड़े से टुकड़े में जाकर के फंस जाता है। एंड फिर शिप के कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस से वहां पर टर्न लेंगे एंड नॉर्थ के डायरेक्शन में चले जाएंगे। पर इससे पहले कि वो वहां पर से जाएं, वो एक गैंग प्लैंक मतलब कि एक वुडन बोट के हेल्प से वहां पर मींस बड़े से शिप से नीचे उतरते हैं, एंड उस ओशियन पे मतलब कि ओशियन तो जम चुका था, तो उस बर्फ के टुकड़े पर उतरते हैं एंड वहां पर उसमें चलते हैं। तो वो बेसिकली एक 52 लोगों का ग्रुप था, एंड वो जिस आइस पे चलते हैं वो 1 मीटर थिक था, एंड उस आइस के टुकड़े के नीचे 180 मीटर्स तक सॉल्ट वाटर था, जिसमें काफी सारे मरीन एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ थी, एंड वहां पर काफी सारे क्रब ईटर सील्स भी थे जो कि बर्फ में आराम कर रहे थे। फिर हमारी ऑथर हमको बताती है कि उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ, उन टीनेजर्स के साथ रहना, वो भी 2 हफ्ते तक, उनके लिए एक काफी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। एंड फिर वो आगे ये भी बताती है कि जो एक्सपीरियंस इन हाई स्कूल के बच्चों ने लिया है यहाँ पर आकर के, जो कुछ भी इन्होंने सीखा है, तो वो नॉलेज और वो सीख हमारे इस प्लेनेट को बचाने में बहुत काम आएंगे। एंड अपने आइडिया से, अपने एक्शन से ये बच्चे जरूर हमारे वर्ल्ड को बचा सकते हैं, हमारे प्लेनेट को बचा सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, एंड अगर आया है तो प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।